करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस। पहला सवाल है, अंत्योदय दिवस किस राष्ट्रवादी नेता की जयंती है? अंत्योदय दिवस मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनलिस्ट लीडर? ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय दिवस भारत में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का प्रतीक है। अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उदय। अंत्योदय, अंत का उदय, तो अंतिम का उदय अंत्योदय। इस दिन लोग उनके एकात्म मानववाद के दर्शन को याद करते हैं और कमजोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न इन 25 सितंबर 1916, मथुरा उत्तर प्रदेश। पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल फिलोसोफर्स थे ये सीनियर लीडर थे भारतीय जनसंघ के, फॉरनर अप ऑफ बीजेपी। तो भाजपा का जो पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन था भारतीय जनसंघ, उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे और नेता थे। इन्होंने जो दर्शन दिया, जो फिलोसॉफी दी, उसका नाम है एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद क्या है? ये एम्फेसाइजिंग कल्चरल नेशनलिज्म, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इनको एकात्म मानववादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले एक मानववाद का दर्शन होता है। मानववाद का दर्शन जो है वो मानव पर बल देता है और समाज को जो है गौण समझता है, लेकिन इनका एकात्म मानववाद जो है वो समाज और मानव दोनों के बीच सामंजस्य की बात करता है, हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये जो है 1967 में जनसंघ के प्रेसिडेंट रहे थे और ये जो है 11 फरवरी 1968 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नदी उत्सव का मुख्य आयोजक कौन है? हु इज़ द की ऑर्गेनाइजर ऑफ नदी उत्सव एट द नेशनल लेवल? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ऑप्शन डी यूनेस्को इंडिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय, जल संसाधन मंत्रालय या यूनेस्को भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। छठा नदी उत्सव, 6th नदी उत्सव 25 से 27 सितंबर 2025 तक चलेगा और ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, 6th है 25 से 27 सितंबर 2025 और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। अब जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में एक स्वायत्त संस्थान है ये। इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी, लॉन्च इन 1985, और ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन 1987। तो ये एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है या रजिस्टर्ड है। इसका काम क्या है? तो भारतीय कला, संस्कृति और विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, शोध और प्रसार करना, टू डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व, कंजर्व, रिसर्च एंड डिसेमिनेट इंडियन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज। अब देख लेते हैं नदी उत्सव। नदी उत्सव क्या है? तो नदी उत्सव ये नदियों और संस्कृति का उत्सव मनाने वाला त्यौहार है जिसमें परिस्थितिकी, सांस्कृतिक, कलात्मक और सामुदायिक आयाम सम्मिलित हैं। तो ये नदियों के लिए उत्सव मनाया जाता है, नदी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली द लीप स्कीम वॉज इन न्यूज, विच इंडियन स्टेट लॉन्च दिस स्कीम टू प्रमोट इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप? हाल ही में लीप योजना चर्चा में रही। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य ने ये योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। तो लीप इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कर्नाटक सरकार की एक पहल है। किसकी पहल है? कर्नाटक सरकार की। इसका कुल परिव्यय जो है 5 वर्षों में 1000 करोड़ है। टोटल जो आउटले है वो 1000 करोड़ है इन 5 years। दिस स्कीम इज डिजाइन टू बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आउटसाइड बेंगलुरु, स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ या क्लस्टर्स। तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ क्या होती हैं? जो कुछ मध्यम और निम्न स्तर की छोटी जो सिटीज़ होती हैं उनको कहते हैं Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। तो ये जो है बेंगलुरु पे फोकस नहीं करता क्योंकि बेंगलुरु तो पहले से वेल डेवलप्ड एंटरप्रेन्योरशिप हब है इंडिया का, इसलिए ये आउटसाइड द बेंगलुरु पर फोकस करती है स्कीम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 बीइंग हेल्ड? स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो
राइट आंसर ऑप्शन सी गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द मच एंटिसिपेटेड स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर। तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? महात्मा मंदिर गांधीनगर में स्टार्ट किया, अमित शाह ने किया है इसका उद्घाटन। ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ध्यान रखना है स्टार्टअप का कॉन्क्लेव जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहा है, और ये कितने दिन चलेगा? ये 2 डेज कॉन्क्लेव है। इसमें क्या है? उद्यमियों, निवेशकों, सलाहकारों और नीति निर्माताओं को एक गतिशील मिश्रण के साथ लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द 19th नेशनल जमूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्लान्ड। भारत स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जमूरी कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19th जमूरी जो है वो आयोजित की जा रही है, और इस 19th जमूरी के साथ साथ डायमंड जुबली भी है। डायमंड जुबली किसकी है? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन की ये डायमंड जुबली है, 75वीं वर्षगांठ है, और ये 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2025 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये आयोजित की जाएगी। इसका स्थान कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है वृंदावन योजना, वृंदावन स्कीम जो है उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, यहाँ पर ये संपन्न की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया S-400 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द S-400 रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी की रक्षा मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन सी फाइटर एयरक्राफ्ट या लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। S-400 मिसाइल प्रणाली जो है ये, इसको S-400 ट्रायम्फ भी कहते हैं। ये एक रूसी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ये किसकी है? रशियन मेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भारत को रशिया ने प्रदान की है। ये भारत और रूस के बीच रक्षा सौदों का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S.L. भैरप्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान दिया? S.L. भैरप्पा हु रिसेंटली पास्ड अवे कंट्रीब्यूट मेनली टू विच फील्ड? पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ऑप्शन बी लिटरेचर यानी साहित्य, ऑप्शन सी मेडिसिन या चिकित्सा, या ऑप्शन डी स्पोर्ट्स यानी खेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है साहित्य या लिटरेचर। तो S.L. भैरप्पा वॉज अ प्रोमिनेंट कन्नड़ा नॉवेलिस्ट एंड फिलोसोफर। ये जो है कन्नड़ा के प्रसिद्ध उपन्यासकार और दार्शनिक थे। इनका 2025 में हृदय गति यानी कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट ODI सेंचुरी बाय एन इंडियन? तो ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका जो सही जवाब है वो है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने जो है हाल ही में 50 गेंदों में 100 रन बनाए हैं, और ये किसी भी भारतीय, पुरुष और महिला को मिलाकर किसी भी भारतीय का अब तक के जो फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा कम बॉलों में शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम पर हो गया है। इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 52 गेंदों में शतक लगाने के साथ ही विराट कोहली के नाम पे था। तो ये पहले किसके पास था? विराट कोहली के पास था। 52 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। स्मृति मंदाना ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ODI में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 रन बनाए मात्र 50 बॉल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट? विनिमय दर क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए किसी देश के भीतर वस्तुओं की कीमत, द प्राइस ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री, ऑप्शन बी ए मुद्रा के दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्थानीय मुद्रा में आयात की लागत, द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन लोकल करेंसी, ऑप्शन डी निर्यातकों द्वारा अर्जित लाभ, द प्रॉफिट अर्न बाय एक्सपोर्टर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत, द प्राइस वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो एक्सचेंज रेट क्या है? एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी की कीमत। जैसे रुपये की डॉलर की तुलना में कीमत, रुपये की यूरो की तुलना में कीमत, ये दूसरी करेंसियाँ हैं अलग अलग देशों की। जैसे रुपये की जो है रूबल की तुलना में कीमत। तो इस प्रकार जो है दो करेंसियों के बीच की तुलनात्मक कीमत जो होती है वो होती है एक्सचेंज रेट या विनिमय दर। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के हफ्तों में भारतीय रुपया ने एक रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, लगभग 89 रुपीज़ प्रति अमेरिकी डॉलर। अभी भारत के जो रुपया है उसकी रेट जो है वो 89 रुपीज़ पर अमेरिकी डॉलर, यानी $1 के बदले 89 रुपीज़ के हाईएस्ट लो पर पहुंच गया। इससे कम कीमत कभी नहीं हुई थी रुपये की। जब डॉलर कई विश्व मुद्राओं को मुकाबले मजबूत हुआ है, और अब व्यापार और कार्य वीजा पर वैश्विक नीतियों ने निर्यातकों और सेवा कंपनियों के लिए कई चिंताएं पैदा की है। ये ऐसा किस लिए हुआ है? ऐसा इस समय में हुआ है जब डॉलर कई विश्व मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, और जब व्यापार और कार्य वीजा पर वैश्विक नीतियों के निर्यातकों और सेवा कंपनियों के लिए कई चिंताएं पैदा की है। साथ ही अमेरिका ने जो है
कुछ ऐसी पॉलिसीज ली है जिसकी वजह से भारत के रुपए में गिरावट देखी गई है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक बाजार की विनिमय दर निर्धारित करने की अनुमति दे रहा है और साथ ही अत्यधिक उतार चढ़ाव को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। कमजोर रुपया कुछ भारतीय निर्यातकों को विदेशों में थोड़ा सस्ता बनाता है, लेकिन ये कच्चे तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी शिक्षा जैसे आयातों को रुपये की लागत बढ़ा देता है। तो देखो, जब भी रुपया कमजोर होगा, कॉन्सेप्ट समझना कि एक मान लेते $1, $1 जो है उसके बदले में अपन को मिलते हैं 89 रुपीज़। ठीक है। अब क्या होता है कि वैश्विक मुद्रा में जो है, जो वैश्विक बाजार है, जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है वो सब डॉलर पे होता है। तो मान लेते हैं कि आज ऑयल की कीमत $5 है, आज मान लेते हैं $5 पर बैरल है और जो रुपीज़ की रेट है वो 89 रुपीज़ है। तो 89 रुपीज़ इंटू 5 करोगे तो आपको मिल जाएंगे रुपये। तो ये जो है 89 इंटू 5 अपन करेंगे तो कितने होंगे 445। तो 445 रुपीज़ का खर्चा आएगा अपन को 5 बैरल ऑयल खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही इसकी जो रुपए की कीमत है $1 के मुकाबले अगर समझ लो तो 100 हो जाती है, 100 रुपीज़ हो जाती है, तो अब हमें जो है 500 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे 5 बैरल तेल खरीदने के लिए। तो अपन जो है 55 रुपये जो है एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। तो इस वजह से क्या है कि जब भी डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो गिरता है, यानी उसकी रेट बढ़ती है रुपए की डॉलर के मुकाबले, तो भारत के जो आयातक हैं उनको नुकसान होता है, उनको महंगा आयात करना पड़ता है। जबकि ये जो है निर्यात है वो उनको सस्ता मिलता है। निर्यात सस्ता कैसे होता है? जैसे भारत यहाँ से क्या बेचता है? डायमंड्स बेचता है। तो मान लेते हैं आज डायमंड की प्राइस जो है, मान लेते हैं डायमंड की प्राइस $100 है, $100 है और 89 रुपीज़ का $1 है। तो अब हमें इंडिया के जो बिजनेसमैन है उसको $100 मिलेंगे, मतलब 8,900 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर भारत का जो ये रुपया है ये बढ़कर हो जाता है 100, मान लेते हैं 90 हो जाता है, 90 भी हो जाएगा तो भारत का जो बिजनेसमैन है उसको 9,000 रुपये मिलेंगे, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो आयातक है उसको फ़ायदा नहीं होता है और जो निर्यातक है उसको फ़ायदा होता है, आयातक को लाभ होता है। मतलब जो इंपोर्ट करता है उसको तो होता है फ़ायदा, जो एक्सपोर्ट करता है उसको होता है जो एक्सपोर्ट करता है उसको होता है फ़ायदा और जो इंपोर्ट करता है उसको होता है नुकसान। द सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज allowing the market to find the exchange rate while stepping it to reduce while swings. A weaker rupees makes some Indian export a little cheaper. एक्सपोर्ट्स जो है उसको चीपर बनाता है और जब चीपर होती है कोई एक्सपोर्ट्स तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो सबसे सस्ता जहाँ मिलता है वहाँ से खरीदने की कोशिश करते हैं अब्रॉड। बट इट ऑल्सो राइज द रुपीज़ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट लाइक क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉरेन एजुकेशन। तो ये जो भारत जो है ऑयल वगैरह परचेस करता है उसकी रेट बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है रुपए की गिरावट जो है भारत के लिए नुकसानदायक होती है। भारत जो है वो आयात, इंपोर्ट होता है आयात, इंपोर्ट मतलब लाना, और एक्सपोर्ट होता है निर्यात। तो इंपोर्ट भारत ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट की तुलना में। तो इंपोर्ट करने पे नुकसान होता है और एक्सपोर्ट करने पे फ़ायदा होता है। तो इंपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से ओवरऑल जो है इंडिया को नुकसान होता है रुपए के कीमत के गिरने पर। अब देखो एक्सचेंज रेट समझ लेते हैं। एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के संदर्भ में मूल्य, यदि विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर के लिए 79 रुपये है तो आपको $1 खरीदने के लिए 79 रुपये की आवश्यकता होगी। तो अगर ज़्यादा हो जाएगी 90 रुपीज़ हो जाएगी तो $1 खरीदने के लिए 90 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 100 हो जाएगी तो $1 खरीदने के लिए 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब डॉलर खरीदने महंगा हो जाएगा अपने लिए। ठीक है। अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। मूल्य वृद्धि और अवमूल्यन। जो रुपया है या जो करेंसी है मुद्रा का अवमूल्यन और मूल्य वृद्धि। तो देखो यदि रुपये का मूल्य बढ़ता है तो आपको $1 खरीदने के लिए कम रुपए की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए 79 से 85 तक। यदि रुपये का मूल्य घटता है तो आपको $1 खरीदने के लिए अधिक रुपए की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए 85 से 79 तक। यह अवमूल्यन या पुनर्मूल्यांकन से भिन्न है, जो एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत एक मुश्त आधिकारिक परिवर्तन होता है। भारत आज एक निश्चित प्रणाली का उपयोग नहीं करता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू बढ़ना। रुपये की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जैसे पहले 89 रुपीज़ आज की रेट है, अगर ये 85 हो जाती है तो मतलब कि $1 खरीदने के लिए अब हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 85। तो जो है एप्रिशिएट हो गया है रुपया बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है 89 से बढ़कर ये 100 हो जाए तो ये घट जाता है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। फिर एक और टर्म है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, जो है वो कैसे होता है? ये होता है ओपन मार्केट में जो है प्राइस अलग अलग चेंज होती रहती है मार्केट के हिसाब से। लेकिन एक और टर्म है वो है डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन। डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन क्या है? तो डिवैल्यूशन का मतलब होता है कि कोई जानबूझकर अगर आरबीआई जो है वो ये डिसाइड करे कि आज जो है $1 जो है 85 का होगा, आज जो है $1 जो है वो 89 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर आरबीआई जानबूझकर ऐसा करती है और
रूल ला के करती है, कोई मार्केट का फोर्स नहीं करता है बल्कि स्वयं करती हैं, तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, यानी वैल्यू का गिर जाना, 85 से 89 होना। लेकिन रीवैल्यूएशन किसको बोलता है? 89 से 85 हो जाना, यानी बढ़ने को बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो अगर आरबीआई या गवर्नमेंट या जो कोई भी एक संस्था है जो खुद के मुताबिक ये करती है तो वो होता है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। और अगर बाजार के अधीन ये सब होता है तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा आपने कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं समझा है। तो सॉल्व करने की इसको ट्राई करते हैं। हाल ही में रुपए के अवमूल्यन के लिए किन कारकों का योगदान रहा है? व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर रिसेंटली कंट्रीब्यूट इन द रुपीज डेप्रिसिएशन? अभी जो है रुपीज डेप्रिसिएशन हुआ है क्योंकि मार्केट की वजह से रुपीज का मूल्य जो है कम हो गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्ट्रॉन्ग डॉलर ग्लोबली, ट्रेड एंड वर्क वीजा पॉलिसीज, और सेंट्रल बैंक फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। वैश्विक स्तर, या फिर ऑप्शन डी कौन है? बोथ ए एंड बी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही। तो ऑप्शन ए क्या है? वैश्विक स्तर पर डॉलर का मजबूत होना, डॉलर मजबूत हुआ इस वजह से भारत के रुपए की गिरावट आई है, या व्यापार और कार्य वीजा नीति की चिंताएं, बिजनेस और ट्रेड के लिए जो यूएस में पॉलिसीज बन रही है उसकी वजह से भारत का रुपया जो है वो गिरा है, या केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर निर्धारित की गई है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अपन ने देखा था अभी डीवैल्यूएशन होता है जब केंद्रीय बैंक जो है स्वयं जो है मुद्रा की रेट को फिक्स करती हैं। तो अपन के केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई जो है फिक्स नहीं करता, ये बाजार मूल्य जो है वो फिक्स करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी एंड डी। तो यही वो कारण देख लेते हैं, जब डॉलर कई वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है और जब व्यापार और कार्य वीज़ा पर वैश्विक नीतियों ने निर्यातकों और सेवा कंपनियों के लिए चिंताएं पैदा की हैं। तो ये इस वजह से जो है भारत का जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हुआ है। चलिए आज की सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए और